जय हिंद। एनआईए स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने महिला स्वयं सहायता समूह और उससे संबंधित एक योजना लखपति दीदी योजना को कवर कर लिया था। अब आज के सेशन में हम सामाजिक अंकेक्षण यानी कि सोशल ऑडिट के टॉपिक को कवर करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम इस एग्जाम के लिए एक सॉलिड स्ट्रेटजी पर भी डिस्कस करेंगे ताकि उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप एग्जाम तक अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। दोस्तों, इस टॉपिक को तैयार करने में थोड़ी सी हम लोगों को लेट हुआ, बिकॉज कि इसके जो भी कॉन्टेक्स्ट हैं या जो भी नोट्स हैं वो एक जगह अवेलेबल नहीं है। तो हमने इसमें लगभग 3 सोर्सेस से आपके इस टॉपिक को तैयार किया है। वो है 2005 का मनरेगा नियम, दूसरा मनरेगा के तहत भारत सरकार ने 2011 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था, तीसरा छत्तीसगढ़ सोशल ऑडिट इकाई 2015 का नियमावली। इसको छत्तीसगढ़ के सोशल ऑडिट के वेबसाइट में आप जा करके इजीली देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। सभी ऑथेंटिक सोर्स से ही आपके टॉपिक को तैयार किया गया है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखेंगे तो लगभग इसी सोर्सेस से ही क्वेश्चन को दिए गए हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिए, क्योंकि अब बैक टू बैक वीडियो आएंगे जिसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, सामाजिक अंकेक्षण यानी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें समाज की भागीदारी होनी है। तो कोई कार्य जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी जब समुदाय के माध्यम से की जाती है तो उसे सामाजिक अंकेक्षण यानी कि सोशल ऑडिट कहा जाता है। बहुत ही इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत भारी कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको समझने में आपको दिक्कत होगी। बिल्कुल शब्द के ऊपर ही आपको चलना है। तो चलिए, ये तो हमने देख लिया इसके परिभाषा को, इसके अर्थ को। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे इसका विकास हुआ और भारत में कब इसकी शुरुआत हुई, हमारे राज्य में ये कब हमें देखने को मिला। तो देखिए, पहला सामाजिक अंकेक्षण 1985 से 1988 में स्वीडन में हुआ। 1985 में कुछ एक्टिविस्टों ने सामाजिक अंकेक्षण तैयार करने की कोशिश की और 1988 में उन्होंने अपना रिपोर्ट जारी किया। तो ये तो हो गया वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, विश्व में पहला कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। अब भारत में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये देखते हैं। देखिए, 1990 के दशक में राजस्थान में किसान मजदूर शक्ति संगठन ने अपना पैसा अपना हिसाब की आवाज़ उठाई। इसको तो आपको अच्छे से याद रखना है, किसान मजदूर शक्ति संगठन अगर पूछा जाए तो ये पूछ सकता है। यह राजस्थान में एक क्रांति बन गई, एक आंदोलन बन गया और इसी आंदोलन से ही सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा का जन्म हुआ। भारत में ये इनिशियल स्टेज में था, अभी भी भारत सरकार ने इसको अडॉप्ट नहीं किया है, अभी लागू नहीं किया है। फिर इसी क्रम में विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा में धारा 17 के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य कर दिया गया। धारा 17 यह बोलता है कि मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण करने का जो प्रावधान, जो अधिकार है, वो ग्राम सभा को दिया गया है। तो धारा 17 को आपको याद रखना है और ग्राम सभा करती है, इसे याद रखना है। इसी क्रम में इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई, मनरेगा योजना अंकेक्षण नियम 2011, जिसमें विस्तृत रूप से बताया गया कि कैसे कैसे सोशल ऑडिट के प्रोसेस को फॉलो करना है, क्या क्या बॉडी होनी चाहिए, राज्य में कौन कौन से निकाय का गठन करना है, ये सभी चीज़ें अंकेक्षण 2011 में बताई गई। इसी क्रम में अब राज्यों के जो सरकारें थी वो इस नियम को फॉलो करते हुए अपने अपने राज्यों में इस नियम को फॉलो करती है और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सोशल ऑडिट इकाई 2015
सोशल ऑडिट नियमावली जारी होती है। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए प्रमुख एक नियमावली है जिसके माध्यम से सोशल ऑडिट के कार्य को संपादित किया जाता है। तो यहाँ तक तो आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, काफ़ी इजी चीज़ें हैं, कोई बहुत भारी इसमें कीवर्ड नहीं है जिसको आपको समझने में दिक्कत हो। आगे हम इन कीवर्डों को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि किन किन योजनाओं का सोशल ऑडिट होता है। तो हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ में दो प्रकार से सोशल ऑडिट किया जाता है। एक तो एक्ट के माध्यम से, भारत सरकार जो भी एक्ट बनाई है उस एक्ट में ही सीधे लिख दिया गया है, जैसे मनरेगा में धारा 17 में लिख दिया गया कि भाई सोशल ऑडिट होगा और वो ग्राम सभा करेगी। दूसरा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के एक्ट में जो भारत सरकार ने इसको अधिनियम को अधिनियमित किया है, उस एक्ट में ही लिखा गया है कि जहाँ जहाँ भी ये अधिनियम लागू होगा वहाँ पर सोशल ऑडिट किया ही जाएगा। तो ये तो हो गया एक्ट के माध्यम से, मतलब भारत सरकार कोई भी योजना बनाती है ना तो उसके एक्ट में ही लिख देती है कि इसका सोशल ऑडिट करना है और वो तो ज़रूरी ही है। लेकिन कुछ सोशल ऑडिट ऐसे भी होते हैं जिनका भारत सरकार ने किसी एक्ट में तो नहीं लिखा, वो कानून तो नहीं बना, लेकिन राज्य सरकारें एक आदेश के माध्यम से भी सोशल ऑडिट करती है। जैसे हमारे राज्य में होता है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन यानी SBM, और वन विभाग के कार्य, और कुछ कार्य भी हैं लेकिन उतने को आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। हमने जब विभाग के हायर ऑफिशियल से हमारी बात हुई इस संबंध में, हम जब आपके लिए एक केस स्टडी बना रहे थे, इस टॉपिक को तैयार कर रहे थे, तो उनका कहना था कि हमारे यहाँ लगभग 3 जो योजनाएं हैं वो एक्ट के माध्यम से जारी होती है। इसमें एक सामाजिक पेंशन, आपने सुना होगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के एक्ट में भी यह प्रावधान है, वो भी होता है, और कुछ जो सरकार आदेश जारी करती है वो एक्ट में नहीं लिखा है। तो ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई कि किन किन योजनाओं का सोशल ऑडिट होता है। यहाँ तक क्लियर है, बहुत डिटेल से दिया गया है, आपको अच्छे से पढ़ना है। ये जानकारी बहुत स्टडी करके बनाई गई है। फिर हम देखते हैं, भारत में मेघालय सरकार सरकारी योजनाओं एवं कामकाज में सामाजिक अंकेक्षण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। वो कैसे, आइए समझते हैं। मेघालय सामुदायिक भागीदारी एवं लोक सेवा सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम 2017 लागू किया। मतलब मेघालय सरकार ने सोशल ऑडिट यानी सामाजिक अंकेक्षण को लागू करने के लिए एक अधिनियम ही बना दिया, और ऐसा अधिनियम तैयार करने वाला मेघालय पूरे भारत का पहला राज्य है। लगभग उन्होंने 21 से 22 विभागों में ये जारी कर दिया अधिनियम के माध्यम से कि जो भी सरकारी कामकाज होंगे उसमें सामाजिक अंकेक्षण किया ही जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा पहला राज्य है जिसने सामाजिक अंकेक्षण के लिए अधिनियम तैयार किया, तो वो है मेघालय। तो इन चीज़ों को आपको देख लेना है, अच्छे से पढ़ना है। फिर आगे समझते हैं कि सोशल ऑडिट का आखिर उद्देश्य क्या है। सरकार इसको लागू कर रही है तो वो किस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है। योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, मतलब एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी को लागू करना जो सभी के आँखों के सामने हो, सभी उसको भली भांति से परिचित हो सके कि कैसा कैसा काम हो रहा है, कैसे किसी भी नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है। दूसरा, योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी जन समुदाय को सुलभ करना, तो इसके माध्यम से जो जनमानस हैं उनको भी इजली जानकारी प्राप्त होती है। अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना, क्योंकि अब जनता सभी चीज़ों से भली भांति परिचित है तो वो अधिकारियों से भी और जनप्रतिनिधियों से भी सीधे क्वेश्चन कर सकती है कि भैया ऐसा ऐसा है तो हमें इसका लाभ क्यों नहीं मिला। तो दैट्स वाई ये क्या है कि जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को। इसमें योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रत्येक स्तर पर जन भागीदारी बढ़ाना, वही है कि
समाज के लोग भी योजनाओं के प्रति अपनी भागीदारी बढ़ा सके, यह भी सरकार चाहती है इस उद्देश्य के माध्यम से। योजनाओं में भ्रष्टाचार व अनियमितता की निगरानी रखना, क्योंकि अब सभी जानकारियां जब ग्राम सभा के माध्यम से हर पब्लिक को पता चलेगी, आम जनता को पता चलेगी, तो इससे भ्रष्टाचार करने की जो टेंडेंसी है अधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों में, ये कम होगी और भ्रष्टाचार को कम किया जा सकेगा। जनता में जागरूकता लाना, कहीं कोई ऐसे वर्ड नहीं है जिसको आपको समझने में दिक्कत होगी, और ये उद्देश्य तो आपसे पूछेगा नहीं। हाँ, लेकिन एमसीक्यूज़ में ये पूछा जा सकता है कि क्या ये उद्देश्य है। किसी योजना या कार्यक्रम का लाभार्थी पर क्या प्रभाव पड़ना, इसकी समीक्षा करना, ये भी बहुत इजी है। पंचायत में योजनाओं की निगरानी के लिए जन सामान्य को शिक्षित कर सामाजिक पूंजी तैयार करना। इसका मतलब ये है कि समाज के लोगों को ही, गांव के लोगों को ही सोशल ऑडिट करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो एक स्किल्ड नागरिक का निर्माण होगा, सिटीजन का निर्माण होगा। उनको शिक्षित कर एक सामाजिक पूंजी तैयार करना। तो सामाजिक पूंजी आपने पढ़ा ही होगा, जब भी आप समाज के टॉपिक पढ़ते हैं सीजीपीएससी मेंस में या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो सामाजिक पूंजी क्या होती है? एक स्किल्ड पर्सन को, एजुकेटेड पर्सन को सामाजिक पूंजी के परिभाषा के अंतर्गत रखा जाता है। हम आगे उसको कभी डिटेल से पढ़ेंगे। सरकारी योजनाओं में लीकेज को रोकना। लीकेज को रोकना मतलब एक हिसाब से भ्रष्टाचार को ही रोकना है। मतलब किसी प्रकार की कोई लूप होल तो उसको देखना है, उसको बंद करना है। पारदर्शिता, जवाबदेही और जन भागीदारी को बढ़ाना, ये भी है। अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को उनके कामों में जवाबदेह बनाना, जन भागीदारी को बढ़ाना, कैसे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े सरकारी योजनाओं में। पारदर्शिता बढ़ाना मतलब एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम का निर्माण हो सके। तो ये थे हो गए उसके उद्देश्य। अब आगे जानते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण किसका किया जाएगा। हमने तो योजना देख लिया, लेकिन इसमें क्या होते हैं, प्रमुख चीज़ों को इसमें देखा जाता है। पहला है वित्तीय गबन, इनको देखा जाता है। दूसरा है वित्तीय अनियमितता। गबन का मतलब सीधा सा मतलब ये है कि काम ही नहीं किए और पूरे पैसे जो हैं वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। वित्तीय अनियमितता मतलब कुछ काम किए गए, लेकिन कुछ कामों को क्या किया गया, इसका भी बंदरबाट कर दिया गया। प्रक्रिया का उल्लंघन मतलब जो नियम के तहत जो नियम दिए गए हैं, रूल रेगुलेशन दिए गए हैं, क्या उनका सही तरीके से पालन हुआ है। अगर किसी को जॉब कार्ड देना है तो क्या उसी व्यक्ति को दिया गया है, क्या मनमाने ढंग से जॉब कार्ड का वितरण कर दिया गया है। तो ये हो गया प्रक्रिया। फिर चौथा होता है शिकायत। मतलब शिकायत अगर होती है तो इन सभी चारों टॉपिक को देख करके सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। इसको और डिटेल में जानते हैं कि किन कौन चीज़ों को सामाजिक अंकेक्षण में देखा जाता है। तो देखिए, परिवारों का पंजीकरण हुआ है या नहीं, क्या वह लक्षित परिवार है या भ्रष्टाचार के कारण किसी ऐसे भी परिवार को शामिल कर दिया गया है जो पात्र नहीं है। रोजगार कार्डों का वितरण, रोजगार कार्डों के वितरण में तो कहीं घपलेबाजी नहीं हो रही है। रोजगार आवेदनों की प्राप्ति, ये बहुत इजी टॉपिक दिए गए हैं, समझने में आसानी होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। परियोजना सूची को तैयार करना और स्थानों का चयन, इसके माध्यम से निर्धारित तकनीकी का अनुपालन, कार्य आदेश का जारी होना, मतलब वर्क ऑर्डर जो जारी किया जाता है उसमें तो कहीं किसी प्रकार का बंदरबाट या घपलेबाजी तो नहीं है। व्यक्तियों के काम का बंटवारा, इसमें भी अपने भाई भतीजावाद का कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं आ गया, इसको देखा जाएगा। कार्यों का क्रियान्वयन एवं देखरेख, जो भी कार्य करने वाली एजेंसी है, जैसे कि मनरेगा के अधिकारी जो काम कराते हैं, तो उसको भी देखरेख करने का काम कौन करता है, सोशल ऑडिट वाले करते हैं। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान, ये भी देखा जाता है। मजदूरी का भुगतान, कि मजदूरों को समय में भुगतान हो रहा है कि नहीं। काम का मूल्यांकन, पता चला कि 100% काम करना था और आपने 70% ही करके पैसे सबको बांट दिए, तो ये भी देखा जाता है कि काम का मूल्यांकन। दूसरा, ग्राम सभा में अनिवार्य सामाजिक ऑडिट, जो कि मनरेगा में अनिवार्य ही कर दिया गया है, तो ये भी देखा जाएगा कि जो सामाजिक ऑडिट हो रहा है, सोशल ऑडिट हो रहा है, वो अनिवार्य रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि क्या क्या थे।
अब सामाजिक अंकेक्षण के लाभ भी देख लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो इससे सामाजिक जागरूकता के रूप में सामाजिक पूंजी विकसित होगी, जैसे हमने पहले ही देखा था। संगठन और समुदाय के बीच में भरोसा बढ़ेगा, बिल्कुल। सहभागी प्रजातंत्र मजबूत होगा। राज्य को समुदाय के प्रति उत्तरदायी बनाता है, बिल्कुल बनाता है। ये राज्य की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है और उसको जवाबदेह बनाता है। राज्य की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। राज्यों के बीच में भी तो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, कि किसके यहाँ कौन से सामाजिक अंकेक्षण हो रहे हैं, भ्रष्टाचार को रोकेंगे। तो यह राज्य की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। नीति निर्धारक और कार्यपालिका सजग होगी। हर चीज़ें लोगों को पता होगी, तो नीति निर्माण करने वाले और जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, कार्यपालिका है, ये भी सजग होंगे। समुदाय और शासन के बीच का दूरी कम होगा, क्योंकि अब सीधे सीधे जनता क्या है, सरकारी योजनाओं में भागीदारी कर रही है। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट और समुदाय के बीच की जो दूरी है वो भी कम होगी। एक स्वस्थ समुदाय, पारदर्शी राज्य व जागरूक नागरिक बनने में मदद मिलेगी, बिल्कुल। क्योंकि अब सभी जागरूक हो जाएंगे तो हर जानकारी एकत्र करने वाले, नॉलेज रखने वाले ऐसे सिटीजन्स के निर्माण में सहायता मिलेगी। इससे समुदाय के हित में समुदाय की इच्छा के अनुसार प्रबंध के काम व तरीके विकसित करने में मदद मिलेगी। तो बिल्कुल बहुत ही इजी टॉपिक हैं, इजी वर्ड्स हैं, ऐसे कीवर्ड्स नहीं हैं जिसको आपको समझने में दिक्कत जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, लास्ट ईयर के मतलब प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? तो देखिए, सीधे धारा 17 के साथ कौन करता है? ग्राम सभा करता है ना। दूसरा, राज्य सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति। इसे हम नेक्स्ट पैराग्राफ में और अच्छे से देखेंगे, लेकिन इसको आपको चारों को अच्छे से याद करके रखना है। निदेशालय छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई, यह संस्था राज्य में सामाजिक अंकेक्षण के लिए जिम्मेदार संस्था है। इस संस्था के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। चौथा है ग्राम अंकेक्षण दल। इस दल में कौन कौन शामिल होते हैं ये भी हम अच्छे से देखेंगे। तो ये चार चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्राम सभा, राज्य सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति, निदेशालय छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई और ग्राम अंकेक्षण दल। तो इन चार चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर आपको करना है, इससे एक ना एक क्वेश्चन तो बिल्कुल बनेंगे। अब ये देखिए, अब सोशल ऑडिट की जो संरचना होती है वो हर राज्यों में अलग अलग होती है ना। तो इसके बारे में बहुत डिटेल से आपके अधिनियम में बताया गया है, लेकिन एक हमारी हेल्प की इस डिपार्टमेंट के संबंधितों ने, कि उन्होंने बताया कि हमें इसके साइट में, जो इनका साइट है ना, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के साइट में, वेबसाइट में आप जाएंगे तो एक डिटेल से रिपोर्ट बनाई गई है। वो रिपोर्ट झारखंड, तेलंगाना और उड़ीसा के जो सोशल ऑडिट है उसको ग्राउंड स्तर पे जा करके रिपोर्ट तैयार की गई है, और इस रिपोर्ट को आप वेबसाइट में आसानी से देख सकते हैं, जिससे काफ़ी सारी जानकारी हमारे समझ के लिए हमें प्राप्त होती है। और ये आपके एग्ज़ाम के समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी एक्ट में नहीं मिलता है दोस्तों। तो आप एक्ट पढ़ लेंगे लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, एक्ट से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। एक वर्बल जानकारी मिलेगी, लेकिन इस टॉपिक को हमने तैयार किया है, इसके माध्यम से आप हर चीज़ को, जो एक्ट पढ़ने के बाद आपको जो जितने भी डाउट्स आएंगे ना, इस सेशन के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बिल्कुल आराम से हम पढ़ने की से कोशिश करेंगे और एक एक वर्डों को जानेंगे, इस संस्था को जानेंगे, इस संरचना को जानेंगे कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। राज्य में सबसे ऊपर जो है एक गवर्निंग बॉडी होती है, सोशल ऑडिट के क्रम में हम देखते हैं तो, जिसे हिंदी में शासी निकाय और इंग्लिश में गवर्निंग बॉडी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें ही थोड़ी कंफ्यूज होने के चांस रहते हैं। यह गवर्निंग बॉडी क्या है? 10 सदस्यीय निकाय है, मतलब इसमें 10 सदस्य लोग रहते हैं। ये जानकारी हमें विभाग से ही प्राप्त हुई है।
दूसरा, इसका प्रमुख कौन होता है? इसी गवर्निंग बॉडी का प्रमुख होता है राज्य का मुख्य सचिव, मतलब चीफ सेक्रेटरी इस गवर्निंग बॉडी के प्रमुख होते हैं। और इसके सदस्य कौन होते हैं? अन्य विभागों के जो प्रमुख सचिव होते हैं ना, क्योंकि हर विभागों का प्रमुख को होता है, प्रशासनिक प्रमुख होता है प्रमुख सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके ऊपर में आते हैं चीफ सेक्रेटरी। तो संबंधित विभागों के, जैसे ग्रामीण विभाग हो गए, या फिर खाद्य विभाग हो गए, या फिर वन विभाग हो गए, इसके जो प्रमुख सचिव होंगे वो सभी इस गवर्निंग बॉडी के मेंबर होंगे। ठीक है। फिर आता है इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई को मॉनिटर करना और उसको गाइडेंस प्रदान करना। ये जो है ना, इसे गाइडेंस प्रदान करती, इसके जस्ट नीचे आता है ये अंकेक्षण इकाई, इसे गाइडेंस प्रदान करती है कौन? गवर्निंग बॉडी। ठीक है। इसके प्रमुख कौन होते हैं? चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव। अब इसके जस्ट नीचे में आता है छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई, छत्तीसगढ़ सोशल ऑडिट यूनिट, जिसे इंग्लिश में CGSAU कहा जाता है। ठीक है। तो ये क्या है? जस्ट इसके नीचे की इकाई है। इसका गठन कब हुआ था? 2014 में हुआ था। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सीधे पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन कब हुआ था। दूसरा, इसके इकाई का गठन होने के साथ ही इसे छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1973 के तहत इसका गठन किया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि यह किस विभाग के अंतर्गत आता है। यह आता है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है। कौन? ये आता है। ठीक है। फिर इसके प्रमुख कौन होते हैं? इसमें ही कंफ्यूज हो जाएंगे आप, दे दिया जाएगा कि इसका प्रमुख मुख्य सचिव होता है। नहीं, इसका प्रमुख होते हैं निदेशक यानी कि डायरेक्टर। और वो कौन होते हैं? वो एक सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ होते हैं। इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यह एक स्वतंत्र संस्था है दोस्तों। जैसे हमारे स्वतंत्र संस्था होती है ना, चुनाव आयोग क्या है? भारत में स्वतंत्र संस्था है ना। जैसे कि ऑडिटर जनरल होता है CAG भी क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये भी क्या है? स्वतंत्र संस्था है। वैसे ही ये भी एक स्वतंत्र संस्था है। आई होप कि संविधान में स्वतंत्र संस्था जब आप पढ़ते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। फिर क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? यह गवर्निंग बॉडी के गाइडेंस पर सभी ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण के लिए जिम्मेदार होती है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इससे सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे यहाँ राज्य में सामाजिक अंकेक्षण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो वो कौन सी संस्था है दोस्तों? छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई, ये संस्था जिम्मेदार है। ठीक है। इनके बारे में मनरेगा जो एक्ट है ना, उसमें डिटेल से इसके बारे में बिल्कुल नहीं दिया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन वो डिटेल आपको यहाँ मिलेंगी और कहीं पे नहीं मिलेंगी। अब देखिए, जो एक्ट में दिया गया है 3 चीज़ें, हम उसको देखते हैं। एक्ट में बताया गया है कि एक वरिष्ठ सामाजिक लेखा परीक्षक सुविधादाता होगा, एक जूनियर सोशल ऑडिट फैसिलिटेटर होगा और ग्राम सामाजिक लेखा परीक्षक होगा। इन तीनों चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन कौन होते हैं। चलिए, यह जो वरिष्ठ सामाजिक लेखा परीक्षा सुविधादाता है ना, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है और जिला स्तर पर संसाधन निर्माण करते हैं। मतलब ये है कि ये जितने भी जो ऑडिटर होते हैं उनको क्या करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी, उनको ट्रेनिंग देने का काम ये करते हैं सुविधादाता। ठीक है। ये हेड होते हैं एज जिला स्तर पर। और ये सभी किसके भाग होते हैं? ये सभी सामाजिक अंकेक्षण के दिशा इकाई के दिशा निर्देशों पर ही काम करते हैं। यही सामाजिक अंकेक्षण इकाई इनको ट्रेनिंग दिलाती है, इनको भर्ती करती है, इनको पेमेंट देती है, सैलरी देती है। फिर दूसरा देखते हैं जूनियर सोशल ऑडिट फैसिलिटेटर। ये भी सुविधादाता है। ये मनरेगा श्रमिकों के घरों से आते हैं, सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ग्राम सभा में सोशल ऑडिट निष्कर्ष करते हैं और ये अन्य गांवों से होते हैं।
इसका मतलब ये है कि ये मनरेगा जो श्रमिक होते हैं उनके घरों से ही आते हैं। 12वीं पास युवा को इसमें शामिल किया जाता है। हम देखेंगे ये दूसरे स्टेज में आए हैं, मतलब इसमें शामिल होते हैं। यही अनुभवी होने के बाद ये जूनियर बन जाते हैं, जिनको ब्लॉक सोशल ऑडिट फैसिलिटेटर भी कहा जाता है। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे दिया गया है एक वर्ड कि ये अन्य गांवों से आते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मान लीजिए कि एक गांव है बांदीपुर, यहाँ अगर सोशल ऑडिट होगा तो दूसरा गांव है मान लीजिए कि सिवनी, तो ये सोशल ऑडिटर बांदीपुर से नहीं होना चाहिए, ये सिवनी से हो, यानी कि दूसरे गांव से हो, उसी गांव से ही ना हो। ये भी हो गया। फिर ग्राम स्तर पर एक होता है जिसको बोलते हैं ग्राम सामाजिक लेखा परीक्षक, मतलब विलेज सोशल ऑडिटर। ये क्या होता है? VSA जिसको कहा जाता है, ये भी मनरेगा परिवारों के सदस्य होते हैं। ये भाई 12वीं पास लोगों को ही, बच्चों को ही इसमें शामिल किया जाता है और सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया में इनको प्रशिक्षित किया जाता है। देखिए, जब भी सोशल ऑडिट होगा ना, तो गांव के कुछ युवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा और उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और यही क्या होते हैं, धीरे से जब इनको अनुभव हो जाता है तो इसमें इनका प्रमोशन कर दिया जाता है। यही फिर जूनियर सोशल ऑडिटर फैसिलिटेटर बन जाते हैं। देखिए, सरकार का सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि समाज में यानी ग्राम के स्तर पर ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करना है, ट्रेनिंग देना है, और उनको ट्रेनिंग देने के बाद यह कहना है कि भाई आप ट्रेनिंग ले चुके हो, अब आप खुद ही सोशल ऑडिट कर सकते हो। मतलब इसका उद्देश्य यही है कि गांव में सामाजिक पूंजी तैयार करना। ये जितने भी ट्रेनिंग ले रहे हैं ये सब सामाजिक पूंजी ही तो बन रहे हैं ना ग्रामीण स्तर पर। तो यही है सरकार का मुख्य उद्देश्य। ऐसा नहीं कि सरकार जिंदगी भर सोशल ऑडिट करते रहेगी, वो समाज में ऐसे लोगों को तैयार कर रही है जो खुद ही सोशल ऑडिट फ्यूचर में कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ऊपर में देखा था एक पॉइंट, ग्राम अंकेक्षण दल। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, जो रिपोर्ट हमें इसकी वेबसाइट पर प्राप्त हुए हैं उसके हिसाब से एक्ट में आपको नहीं बताया गया है कि अंकेक्षण दल में कितने लोग शामिल होंगे। इनकी संख्या नहीं बताई गई है, इनके नंबर्स नहीं बताए गए हैं। तो हमने आपके समझ के लिए एक छोटी सी जानकारी निकाली है ताकि आप समझ सके कि अंकेक्षण दल में कौन कौन शामिल होते हैं। और ये रिपोर्ट ग्राउंड जीरो पर जाके तैयार की गई है, मतलब ग्रामीण स्तर पर तैयार किया गया है। तो ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है। चलिए अब जानते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के अनुसार एक अंकेक्षण दल में 4 ग्राम सामाजिक लेखा परीक्षक, जो अभी हमने देखा जो 12वीं पास होते हैं उनको क्या बोलते हैं? विलेज सोशल ऑडिटर्स, मतलब ग्राम सामाजिक लेखा परीक्षक। और एक ब्लॉक सोशल ऑडिट फैसिलिटेटर, जो जस्ट हमने क्या देखा इसके ऊपर में देखा था ना हम, ये इनकी संख्या, इनको 4 की संख्या में लिया जाता है और इनको 1 की संख्या में लिया जाता है। यही क्या करते हैं, गांव में जा कर के सोशल ऑडिट करते हैं। तो ये एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कि कितने लोग जाते हैं। लेकिन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में SHG की महिलाओं को भी शामिल किया जाता है। कम से कम 2 SHG की महिलाओं को शामिल करते हैं। और ये तो पढ़े लिखे होते हैं, एक हिसाब से ट्रेनिंग करते रहते हैं। ग्रामीण महिलाएं SHG की होती हैं, तो इनको भी वर्तमान में शामिल किया जा रहा है। ये चीज़ें हो गई। दूसरा, ये VSAS और BSAF उस गांव के नहीं होते जहां ऑडिट करना होता है। तो ये हमने ऊपर में पहले ही देख लिया था कि ये उसी गांव के नहीं होते, ये दूसरे गांव के होते हैं और ये अन्य गांव में जाकर अपना सोशल ऑडिट करते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, आई होप। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक अंकेक्षण की अवधि क्या होती है। चलिए देखिए, मनरेगा के जो अधिनियम में बताया गया है कि सभी पंचायतों में प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण किया ही जाएगा, यानी कि साल में 2 बार। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में छत्तीसगढ़ सामाजिक
अंकेक्षण इकाई द्वारा जिला प्रशासन के साथ परामर्श कर तय किया जाएगा कि कौन कौन से गांव में कब कब सोशल ऑडिट किया जाएगा। ये जिला प्रशासन मतलब कि कलेक्टर महोदय के साथ परामर्श किया जाता है और पहले ही बता दिया जाता है कलेक्टरों को कि ये निम्नांकित गांव में इस समय में सोशल ऑडिट होगा, प्रत्येक साल में 2 बार। ठीक है, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। अब हम देखते हैं सामाजिक अंकेक्षण के पूर्व की तैयारी। दोस्तों हम आज इसे यहीं तक रोकते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में आगे की चीज़ों को देखेंगे। आगे जानेंगे हम कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया के बाद ग्राम सभा में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं, ग्राम सभा में सोशल ऑडिट होने के बाद नेक्स्ट क्या प्रोसेस होता है। इन सभी प्रोसेस को हम अब नेक्स्ट के वीडियो में जानेंगे ताकि ये आपके लिए बर्डन ना हो। यहाँ तक एक बार आप सुन करके, एक बार इस पीडीएफ को देख करके, इनटेक करके अपने माइंड में रिटेन करने की कोशिश कीजिएगा। एंड देन हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आखिर सोशल ऑडिट की प्रक्रिया क्या होती है। अभी तक हमने काफ़ी चीज़ों को देख लिया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। दूसरी एक प्रमुख बात थी कि सर हम इसके लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में हमें इसका 100% सिलेबस तो नहीं पता है, क्योंकि 2017 के ही सिलेबस को हम फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो इस हिसाब से हमें ये करना चाहिए कि लास्ट में 2017 में भी छत्तीसगढ़ का जीएस को शामिल किया गया था। दूसरा बात, पंचायत का भी एक टॉपिक था। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पंचायत को आपने कितने भी अच्छों से पढ़ा होगा, लेकिन अभी वो 100% आपका तैयार नहीं हुआ होगा। तो मान लीजिए कि आप दिन में 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं या 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं एडीईओ का, तो इसमें से ना 30% आप ऐसे टॉपिक को पकड़िए जिसके आने की 100% संभावना है। वो है पंचायत, वो है ग्रामीण विकास, वो है आजीविका। और दूसरे 70% आप इस टॉपिक को पकड़िए, 30% आप उस टॉपिक को पकड़िए जो कि छत्तीसगढ़ का जीएस है। तो हम छत्तीसगढ़ का जीएस को 30% अभी तैयारी करें और 70% हम बाकी 3 टॉपिक की तैयारी करें। तो इसके हिसाब से आई थिंक कि जब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें कुछ 19-20 ही होंगे, बाकी सब चीज़ें तो एज इट इज़ ही रहने की पॉसिबिलिटी है। दूसरी एक प्रमुख बात कि आप तुरंत पढ़ने के बाद इसका टेस्ट सीरीज़ या कोई भी मॉक टेस्ट लगाने के लिए मत भिड़ जाइएगा। कम से कम एक टॉपिक को आप 3 से 4 बार पढ़िए। भाई वो आपके माइंड में रिटेन हो रहा है कि नहीं, वो भी तो देखिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, आज पढ़े, 1 दिन बाद पढ़े, 2 दिन बाद पढ़े, उसके बाद तुरंत टेस्ट सीरीज में भिड़ जाते हैं और क्वेश्चन नहीं बनता तो उनको लगता है कि भाई हमसे तो कुछ बन ही नहीं रहा है। इसीलिए कम से कम 3 से 4 बार आप चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़िए। उसके बाद PYQ लगाइए। सबसे पहले बात तो आपको PYQ लगाना है। ये देखना है कि PYQ के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं, और कौन से डायमेंशंस के क्वेश्चन छूट रहे हैं वो भी आपको देखना है। इसके बाद आप फिर टेस्ट सीरीज़ में आइए, लेकिन साथ ही साथ आप जीएस भी पढ़ते रहिए। जीएस को बिल्कुल मत छोड़िए, पंचायत को तो अच्छे से तैयार कीजिए, और फिर बाकी चीज़ों को, ग्रामीण आजीविका और ग्रामीण विकास के चीज़ों को आप पढ़ते रहिए। तो ये तो मेरे ख्याल से फुल स्ट्रेटजी है इसके लिए। और बाकी आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको भी, कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो 1-2 बार पढ़ेंगे, फिर बाकी आप रणनीति खुद से भी तैयार कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना अभी पर्याप्त है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अगर कोई सब्जेक्ट ऐड होता है तो फिर इन चीज़ों को हम देखेंगे। हम ये कोशिश करेंगे सामाजिक अंकेक्षण की बात योजना से संबंधित जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनको लेकर आए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें होती हैं और वो अंत तक आपके प्रिपरेशन तक जाएंगी। तो उसे आप अभी से पढ़ते रहेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ, और इसकी प्रक्रियाओं को हम कंप्लीट करेंगे। एंड देन फिर जो भी योजना वाले सेशन हैं उसको भी कवर करेंगे। तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा, लाइक नहीं हो रहा है तो शेयर ज़रूर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बेनिफिट ले सकें और NIA परिवार को ग्रो करने में आप हमारी मदद करें। जय हिंद।